नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उत्तरांचल प्रेस क्लब कार्यक्रम में की शिरकत। दीपावली महोत्सव 2025 की दी बधाई। लकी ड्रॉ विजेताओं को दिए पुरस्कार। सीएम धामी पंतनगर यूनिवर्सिटी के किसान मेले में पहुंचे। बोले, नई तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। यूके SSSC का पेपर लीक नहीं, नकल हुई। उत्तराखंड में दिवाली से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 44 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले। 5 जिलों के DM भी बदले। RTI को कमजोर करने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। करण माहेरा बोले, सरकार जवाबदेही से भाग रही। एक्ट की पारदर्शिता खत्म कर रही सरकार। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त। 57 में से 53 CCTV कैमरे बंद। दीपावली से पहले बड़ी सुरक्षा की चिंता। त्योहारों से पहले बिगड़ी निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तरांचल प्रेस क्लब द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लकी ड्रॉ विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरांचल प्रेस क्लब की भूमि के आवंटन की कार्यवाही गतिमान है। इस कार्यवाही के पूरे होने के बाद उत्तरांचल प्रेस क्लब के लिए भव्य भवन का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के योगदान की सराहना भी की। साथ ही सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर विश्वविद्यालय में आयोजित 118वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई दलहनी प्रजातियों का लोकार्पण और पंतनगर प्रवाह नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस किसान मेले में इस बार 400 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें से 200 से अधिक स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से आए कृषि उद्योगों, स्टार्टअप्स और उद्यमियों द्वारा लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने रजत जयंती, राज्य स्थापना गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में कहा कि ऐसे आयोजन सिर्फ कृषि उत्पादों और यंत्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह किसानों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों के बीच ज्ञान, अनुभव, नवाचार के आदान प्रदान का अहम माध्यम बनते हैं। उन्होंने कहा कि इन मेलों के जरिए किसान भाइयों को नवीनतम कृषि तकनीक, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र और नई शोधों की जानकारी एक ही स्थान पर मिलती है। इससे न केवल खेती अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनती है, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे उनकी उपज गुणवत्ता और उर्वरता दोनों में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही किसान मानधन योजना, मिलेट मिशन, बागवानी विकास मिशन, कृषि यंत्र सब्सिडी, बूंद बूंद सिंचाई योजना और डिजिटल कृषि मिशन जैसे अनेक योजनाओं द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं, इस वर्ष के बजट में कृषि को विकास का प्रमुख इंजन मानते हुए जहां एक और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। वहीं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ सिंचाई और कृषि तकनीकों के विकास पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड में आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शासन ने 44 IAS, IFS और PCS अफसरों के
तबादले किए हैं। आईएएस ललित मोहन रयाल को नैनीताल का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं आईएएस गौरव कुमार को जिलाधिकारी चमोली, आईएएस अंशुल सिंह को जिलाधिकारी अल्मोड़ा और आईएएस आकांक्षा को जिलाधिकारी बागेश्वर बनाया गया है। वहीं आशीष कुमार भटगाई को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ बनाया गया है। मंगलोर विधानसभा के मंडावली में हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने आज खेड़ा जट के ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग कर अपने अपने क्षेत्रों के बूथों को मजबूत करने का आह्वान किया। अपने गांव को बुलाया क्योंकि बूथ कमेटियां बनानी थी, तो बूथ कमेटियां हमारी बनी हुई हैं, इसलिए मैंने बूथ रक्षक बुला लिए जो पूरे गांव के बूथ की रक्षा करेंगे और बूथ को पूरी तरीके से भरेंगे। तो वो सारे रक्षक आए थे। ये कार्यक्रम या हर गांव का अलग अलग तरीके से लिया जाएगा या हर गांव का अलग? तो आने वाले चुनाव में कैसे देखते हैं? आने वाले चुनाव की क्या तैयारी इस बार जो है आगे से शुरू करने की? चुनाव की तैयारी तो फिर जब पार्टी करेगी वो बताएगी कैसे है, लेकिन मैं तो अपने जन्म का जो कर्ज है ना उसे उतारूंगा। सामाजिक संस्था लोक हितकारी परिषद की ओर से रविवार को जोईवाला में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र के तमाम विद्वान ज्योतिषाचार्य और पुरोहितों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम में पुरोहित व ज्योतिषाचार्य सम्मान पाकर प्रसन्न हुए। उन्होंने लोक हितकारी परिषद का आभार जताते हुए कहा कि जोईवाला में पहली बार किसी ने ब्राह्मणों का सामाजिक रूप से सम्मान किया है। लोक हितकारी परिषद द्वारा जो ये आज ज्योतिष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इससे जहां सनातन धर्म में एक संदेश जाता है, वहीं हमारे समाज को जागरूक करने के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं लोक हितकारी परिषद का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जो पूज्य ब्राह्मण समाज है, उनको सम्मानित करने की ओर विशेष किसी का ध्यान नहीं गया, और इस पर हमारे आप लोगों द्वारा जो लोक हितकारी परिषद द्वारा जो एक कार्यक्रम किया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और एक समाज को मार्गदर्शन देने का भी ये कार्यक्रम है। लोक हितकारी परिषद विगत 24-25 वर्षों से क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य रहता है कि ऐसे कार्यक्रमों को करें जिससे समाज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा हो। और हम लोग देखते हैं कि जो हमारे धर्म कर्म में जुड़े हुए जो लोग हैं, ज्योतिष है, चाहे वो आचार्य है या और लोग जो कर्मकांड को कर रहे हैं, वो समाज में काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और किसी भी उनके उस प्रकार का सम्मान नहीं हो पा रहा है जो कि होना चाहिए। तो संस्था ने इस बार पहली बार अभिनव पहल करते हुए हमने अपने क्षेत्र के जो ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या कर्मकांड के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने उनको सम्मानित करने का काम किया है। और हमारा उद्देश्य है कि समाज का वो वर्ग जो सबसे ज्यादा प्रबुद्ध है और जिसके बगैर समाज में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की उम्मीद करना व्यर्थ है, वहां पर वो सबसे उपेक्षित है। समाज उसके बारे में उससे उम्मीद तो बहुत करता है, परंतु उसके लिए सोच कुछ नहीं रहा है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास करते हुए अपने क्षेत्र के जितने भी आचार्य गण थे, ज्योतिष से जुड़े हुए लोग थे, ब्रह्म कर्म से जुड़े हुए लोग थे, उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया। और पहली बार जीवन में फोन आया कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो मतलब ब्राह्मणों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है ये, जो आपने ब्राह्मणों को सम्मान दिया और हमने भी समय निकाला आपके लिए, और आनंद का विषय है ये। मैं इस संस्था का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में बार बार निरंतर होते रहने चाहिए। धन्यवाद। इससे ये कि एक तो धर्म का उत्थान हो, सनातन का उत्थान हो और हम लोग सब लोग संगठित रहें। ब्राह्मण समाज हो गया या हमारा कोई भी समाज है, सब संगठित रहें और बार बार ऐसे कार्यक्रम हमारे समाज में होते रहें। वहीं स्थायी राजधानी गीरसेन समिति के मुख्य संयोजक व पूर्व आईएएस विनोद प्रसाद रतूड़ी ने गीरसेन को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। रतूड़ी ने कहा कि जो भी राजनीतिक दल गीरसेन राजधानी के समर्थन में है, उन्हें इस आंदोलन में सहयोग देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आगामी 9 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर गीरसेन को राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। ऐसा न होने पर समिति द्वारा विशाल गीरसेन मार्च निकाला जाएगा।
देहरादून से आएंगे लोग, नैनीताल से आएंगे, देश के विभिन्न हिस्सों से उत्तराखंडी लोगों को बुलाएंगे और 9 नवंबर 2025 के बाद ही वो कभी तिथि बताएंगे आप लोगों को, उसके बाद ही निकलेगा अगर नहीं बनती है राजधानी। राजनीतिक दल जो हमारा समर्थन करते हैं, गैरसैंण राजधानी का समर्थन करते हैं, हम उनको भी यहाँ कह रहे हैं कि वो भी आए, हमारा सहयोग करें। और भाजपा और कांग्रेस में क्योंकि विधायक उनके हैं, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि वो 9 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर 2025 को, क्योंकि उसमें 25 वर्ष रजत जयंती होगी उत्तराखंड की, विशेष सत्र बुलाकर गैरसैंण को राजधानी घोषित करने का प्रस्ताव पारित करें। वरना हम जो है बड़ा भारी जो मार्च है, गैरसैंण मार्च निकालेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक छोटे से इलाके कुम्हार मंडी में कारीगर दिवाली के लिए हाथ से मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। अपने घर के एक कोने में फूल सिंह कच्ची मिट्टी को नाजुक हाथों से दिए का आकार दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक छोटे से इलाके कुम्हार मंडी में कारीगर दिवाली के लिए हाथ से मिट्टी के दिए बनाने में व्यस्त हैं। अपने घर के कोने में फूल सिंह कच्ची मिट्टी को नाजुक हाथों से दिए का आकार दे रहे हैं। कतार में रखे गए इन दियों को भट्टी में पकाकर मजबूत किया जाता है। इन्हें अंतिम रूप देने के लिए इन पर हाथों से रंग किया जाता है। बढ़िया दिए बनाने के लिए मिट्टी भी अच्छी चाहिए होती है, जिसे पहचानना भी कारीगरी से कम नहीं है। अब तो हम देखते हैं कुम्हार बहुत कम रह गए हैं। हाँ जी, बहुत कम रह गए, बहुतों ने छोड़ दिया है काम। आप अकेले अभी काम करते हैं? हाँ है ना? हाँ जी, बाद की पीढ़ी तो कोई नहीं कर रही है, वो तो हम ही लोग लगे हुए जो हमें थोड़ा बहुत आप। कारण क्या, मिट्टी मिल नहीं पाती क्या, सामान नहीं मिल पाता, क्या कारण है? हाँ जी, मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है ये। बर्तन तो जैसे तैसे पकाने वाला मिल जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं मिलती। जहां दियों को बनाना काफी मेहनत का काम है, वहीं इन्हें बेचना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि सकरी गलियां और भीड़ भाड़ वाली सड़कें ग्राहकों के लिए पहुंच मुश्किल बना देती हैं। बेचने की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, छोटी गली ये सड़कें हैं, यहाँ पर ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर जिनके घर दूर है वो आके खड़ी कर देते हैं, रास्ता नहीं मिलता बेचने का, बहुत परेशानी है यहाँ पर। दूसरा, युवा पीढ़ी भी जुट नहीं रही अब इस कारण। ये तो अगर मिट्टी नहीं आई तो ये कला खत्म हो जाएगी। कई ग्राहकों का कहना है कि वे बड़े पैमाने पर मशीन से बनाए गए दियों की बजाय स्वदेशी और हाथ से बने मिट्टी के दियों को ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों में थोड़ी अवेयरनेस तो आई है कि हम अपना जो हम लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करें, जो लोकल लोग हैं उनकी भी दिवाली अच्छी बने, हमारी अच्छी बन रही है। तो मिट्टी का सामान यूज करना चाहिए, हमको अपनी स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, जो हमारी संस्कृति है हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। बजाय हम इलेक्ट्रिक चीजें, चाइनीज चीजों की जगह अपनी मिट्टी को, अपनी संस्कृति को इनको बढ़ावा दे, जो हमारी पुरानी चीजें चली आ रही है पहले से, जो हम दियों का यूज करते थे। जो हमारे रिचुअल्स है, रिचुअल्स फॉलो जो हम करते हैं, हमारे जो पुराना से दिवाली मनाना वगैरह, ये सब मिट्टी वगैरह का त्योहार है, मतलब दिए जलाने का। दिए जलाने से आपको भी पता होगा सर कि कई फायदे होते हैं। देहरादून के ये कारीगर दियों को अच्छा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लोग भी उनकी आजीविका को समर्थन करने और पर्यावरण अनुकूल समारोह को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई कार्यकारिणी के अनुसार विपिन को प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं विपिन ने अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा का संगठन प्रारंभ से ही मजबूत है और उनके द्वारा हमेशा प्रयास रहेगा। मोर्चा की जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है,
पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। अब हम चुनाव से बहुत दूर नहीं है, 1.5 साल बाद हम चुनावी समर के बीच फिर से होंगे। भाजपा का हमारा जो संगठन है वो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, लेकिन इसको हम एक कदम और लेकर जाएंगे और प्रत्येक बूथ में किस तरीके से हम युवाओं को और मोबिलाइज कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि 1 बूथ 20 यूथ को फिर से एक्टिवेट करने की हम कोशिश करेंगे, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन की। और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से हमारा मजबूत संगठन है, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पूर्व 12 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लागू हुआ आरटीआई अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने का एक ऐतिहासिक कदम था, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड, पीएम केयर फंड और व्हीसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम जैसे मामलों में पारदर्शिता खत्म करने का काम किया। आज ही के दिन, आज से 20 साल पहले 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट इस देश में लागू हुआ, जो मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेतृत्व दी जाने वाली यूपीए सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था और इसने लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी। और इसमें सार्वजनिक रूप से सभी लोग दायरे में लिए गए थे, खासकर जो राजनेता हैं, कंपनीज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण पदों में हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारियां और कामों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां जनता तक पहुंच सके, इस उद्देश्य से इस कानून को पास किया गया। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से लगातार कवायद की जा रही है और इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है और सभी चिकित्सालयों में डॉक्टरों की जो कमी है उसे दूर कर लिया जाएगा। दूसरा 13 जिलों में अस्पतालों के बेहतर संचालन के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। दवाई अगर बिना डॉक्टर के लिखी हुई अगर कोई बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश हमने दिए। दूसरा, हमारे हॉस्पिटलों में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे उप जिला चिकित्सालय हो, अब मरीज भी पर्याप्त आ रहे हैं, व्यवस्थाएं भी हमने पर्याप्त कर दी हैं। अब हमने हर जिले के लिए एक एक नोडल अधिकारी बनाए, चाहे हमारा सचिव हो, चाहे महानिदेशक हो, चाहे अपर सचिव हो। मैंने 13 के 13 जिलों में एक एक नोडल अधिकारियों को कल से भेजा है कि वो हर हॉस्पिटल की सेफ्टी की पूरी जो है वहाँ पे इंक्वायरी करके भी आए, कोई कमी होगी तो उसको दूर किया जाएगा। और अब हमने एक बड़ा काम और किया हॉस्पिटलों में कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे जिला चिकित्सालय हैं और जिले हमारे उप जिला चिकित्सालय हैं, 7 के 7 दिन के लिए पर डे जो है जो चादर रहती है मरीज के उस पर बेड पे, वो हर डे के अलग कलर की होगी और पर डे जो है चादर बदली जाएगी। डोईवाला माजुरी ग्रांड ग्राम सभा के बाल कुमारी चांदड़ी क्षेत्र की सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। वहीं ग्रामीण इस सड़क के जीर्णोद्धार की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी। आज डोईवाला विधायक बृजभूषण गेरोला ने सड़क के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन कर शिलान्यास किया और माना जा रहा है कि जल्द ही ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के कई परिवारों को आवाजाही में हो रही परेशानियों का समाधान होगा। ये बाल कुमारी हमारा जो माजरी ग्राम पंचायत का वार्ड नंबर 1 है,
यहाँ पर बहुत लंबे समय से मांग चलती रही थी। हमारे यहाँ के वार्ड के मेंबर अरविंदर जी भाई, हमारे मंगल भाई, हमारे राजकुमार भाई, इन लोगों की लगातार मांग थी कि यहाँ पर सड़क का निर्माण होना चाहिए। और हम भी कई बार यहाँ पे आए हैं और हमने पहले भी जो पिछला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, टाइल्स देख रहे हैं, इस सड़क का कुछ हमने बनाया भी था। लेकिन आगे तक जो हमारा बरात घर है, पंचायत घर है, आगे तक जो थी सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी। अब बरसों से इस सड़क के निर्माण की मांग की जा रही थी और आज मैंने इसका शिलान्यास किया है। और ये सड़क पूरे आगे बरात घर तक इस सड़क का निर्माण होगा, अच्छी गुणवत्ता के साथ होगा। और लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश डिवीज़न इसको कर रहा है। बालकुआरी वार्ड नंबर 1 में आपने देखा होगा कि जो ये रोड है बिल्कुल 15-16 साल से क्षतिग्रस्त है, इसका कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आज हमारे कार्यकाल में बृजभूषण ग्यारोला जी और पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, समस्त ग्रामवासी और मेरे प्रतिनिधि जो मेरे मेरे हस्बैंड मंगल सिंह जी द्वारा इस सड़क का शिलान्यास किया गया है और मैं अपने सभी समस्त ग्रामवासियों का धन्यवाद करती हूँ। रामनगर में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए 2017-18 में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने 26 लाख, पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत ने 5 लाख रुपए की निधि से सीसीटीवी कैमरे लगाए। इन कैमरों से कई अपराधों का खुलासा हुआ और अपराधियों में भय का माहौल बना। लेकिन वर्तमान में 57 में से 53 कैमरे खराब, जिससे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुमित पांडे ने बताया कि कमरों की मरम्मत के लिए नगर पालिका से बजट की बात चल रही है और त्योहार के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल व सादे कपड़ों में जवानों की तैनाती की जाएगी। देखिए, रामनगर में जैसा आपने बताया कि 53 कैमरेज अभी वर्किंग नहीं है और 4 ही कैमरे चल रहे हैं। ये वो कैमरे थे जो विधायक जी ने अपने विधायक निधि से लगाए गए थे और उसके बाद क्या हुआ कि एएमसी ना होने की वजह से वो कैमरे जो है अभी उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। बट वर्तमान में हमारा और नगर पालिका का इनिशिएटिव जो है उसमें हमने देखा कि हम लोग एक यहाँ से प्रपोजल भेज रहे हैं जिसके अंदर शहर के वो और भी एरियाज को हम चिन्हित कर रहे हैं जिसके अंदर कैमरे लगने चाहिए। उनको करके नगर पालिका जो है अपने जो भी उनका फंड रहता है उसमें वो प्रस्ताव रखेंगे और ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो करेंगे और उस पर फिर हमारे कैमरा सुचारू हो जाएंगे। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।